आज की क्लास में हम बात करेंगे गांव का प्रशासन के बारे में। जो ग्रामीण प्रशासन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्रामीण प्रशासन है क्या, तो ये आप समझते हैं कि ग्रामीण प्रशासन यानी गांव के प्रशासन का मतलब है कि गांव में शासन चलाने की व्यवस्था, यानी कि गांव के लोगों की समस्या को समझना, उसकी समस्या यानी उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, गांव के विकास के बारे में सोचना कि गांव का विकास कैसे होगा, गांव की तरक्की के बारे में सोचना, और गांव में एक कानून व्यवस्था बनाए रखना, एक कानून व्यवस्था गांव के लिए बनाए रखना। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि गांव में शासन चलाने के लिए व्यवस्था, गांव में शासन चलाने के मतलब चलाने की व्यवस्था जो है ये क्या ग्रामीण प्रशासन है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रामीण प्रशासन के बारे में, ग्रामीण प्रशासन जो है यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि ग्रामीण प्रशासन को चलाने के लिए जो है हमें दो प्रकार यानी कि दो प्रशासन की जरूरत होती है। ठीक है, कितने की दो मतलब दो प्रशासन की जरूरत होती है। एक तो होता है यानी कानून व्यवस्था, दूसरा भू राजस्व का रिकॉर्ड। अगर हम लास्ट जनगणना की बात करें 2011 में, यानी 2011 के मतलब जो 11 में जो हुआ था, 2011 जनगणना की अगर बात करें तो वो जनगणना यानी कि उसके आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है हमारे देश में लगभग गांव की संख्या जो है वो है 6,40,000 थी। इसे जो है दो यानी कि दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण यानी कि ग्रामीण प्रशासन जो है ये हम आपको बता ही रहे कि ये ग्रामीण प्रशासन को चलाने के लिए जो है दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो ग्रामीण यानी कि एक तो कानून व्यवस्था, दूसरा की भू राजस्व का रिकॉर्ड। दूसरा क्या है, भू राजस्व का रिकॉर्ड। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कानून व्यवस्था के बारे में। अगर हम कानून व्यवस्था के बारे में अगर बात करें, यानी कि कानून व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए आप कि हमारे गांव में किसी भी चीज़ को लेकर अगर विवाद हो जाता है, मान लीजिए किसी को अपने ज़मीन में लेके अगर झगड़े हो जाते हैं, अगर क्या कहते हैं गांव में किसी भी चीज़ को लेके मतलब समझ सकते किसी भी चीज़ को लेके चाहे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसको उसके लिए अगर उसे पुलिस में अगर क्या कहते हैं पुलिस थाने जाना होगा, पुलिस थाने के क्षेत्र अगर पुलिस थाने में जाना है उसे रिपोर्ट दर्ज करना होगा, तो उसके लिए पुलिस थाने का क्षेत्र जो है यानी कि पुलिस थाने की क्षेत्र यानी कानून व्यवस्था में सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ ए पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस थाने का क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। जी, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी विवाद, जैसे कि मान लीजिए कोई भी वाद विवाद हो, या कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होता है, या कोई भी आपराधिक मामला होता है, या किसी भी क्षेत्र में वाद विवाद होने पर सबसे पहले कहाँ जाया जाए, सबसे पहले जो हम जाएंगे वो कहाँ, पुलिस स्टेशन जाया जाता। सबसे पहले कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाया जाता है। लेकिन किसी पुलिस यानी कि लेकिन किस पुलिस स्टेशन जाएंगे ये कैसे डिसाइड करें हम। ठीक है, ये हम समझ गए। मान लीजिए कोई भी बड़ा समस्या हो रहा है, कोई भी विवाद हो रही है जो कि अपने में नहीं सुलझ रहा है, जिससे कि हमें कानून का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो ठीक है हमें एक पुलिस स्टेशन जाना है। लेकिन पुलिस स्टेशन में भी किस पुलिस स्टेशन जाना चाहिए हमें, तो क्या देखिए हर एक क्षेत्र का अपना एक पुलिस स्टेशन होता है। ठीक है, और उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही हम यानी कि उस पार्टिकुलर एरिया के यानी कि एरिया का कि क्षेत्र को शामिल किया जाता है। यानी कि एक पुलिस स्टेशन के यानी कि कह सकते हैं कि हर क्षेत्र का एक अपना पुलिस स्टेशन होता है। ठीक है, कुछ एरिया का है एक अपना पार्टिकुलर क्षेत्र में पुलिस स्टेशन होता है, जिसे हम पुलिस स्टेशन का यानी कि अधिकारिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उस पुलिस स्टेशन में जाके हमारा अधिकार, हम उस पुलिस स्टेशन में जाके जैसे मान लीजिए किसी भी तरह के अपराध हो, या फिर चोरी किया गया हो, यानी कोई दुर्घटना हो गया हो, या चोट लग गया हो, इस सभी की सूचना दर्ज कराने के लिए, इस सभी का रिपोर्ट हमें देने के लिए हम पुलिस स्टेशन में देंगे। कहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे। अगर किसी वाद में कोई व्यक्ति पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी को कोई भी समस्या हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, या क्या कहते हैं कोई क्रिमिनल केस हो गया, या कुछ भी हो गया, तो अब जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे जो हम रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, यानी कि थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उस रिपोर्ट दर्ज को क्या कहा जाता है, बताइए आप कि उस रिपोर्ट दर्ज को क्या कहा जाता है, बताइए। उस रिपोर्ट दर्ज को जो है क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट। जैसे कि आप FIR
जानते हैं कि FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। हम जो जाके FIR करवाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट। किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को यानी कि मेंटेन करने के लिए हर पुलिस स्टेशन को यानी कि स्टेशन के अंदर एक क्षेत्र यानी कि हर पुलिस स्टेशन का एक क्षेत्र होता है जो कि उसके नियंत्रण में होता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है यानी मेंटेन करने के लिए हर एक पुलिस यानी कि हर एक पुलिस स्टेशन को एक यानी हर एक पुलिस स्टेशन का कुछ अपना एक क्षेत्र होता है, यानी कि हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ क्षेत्र आता है जो कि उसके नियंत्रण में होता है। उस क्षेत्र में होने वाली चोरी हो या कोई दुर्घटना हो गया हो या मारपीट हो गया हो या किसी को चोट लग गया हो, इस तरह की रिपोर्ट दर्ज अगर किसी को करवाना हो तो रिपोर्ट उसी थाने में यानी कि वो अपना रिपोर्ट लिखा सकते हैं। और वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर जो है कार्यवाही करेंगे। समझ रहे हैं आप, यानी कि ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे अगर हम बात करें कानून व्यवस्था क्या कहते हैं, भू राजस्व के बारे में अगर हम बात करेंगे, भू राजस्व क्या है, यानी एक राजस्व विभाग का क्या कार्य होता है, यानी कि राजस्व विभाग का ये रिकॉर्ड इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम राजस्व विभाग की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि राजस्व विभाग में जो है वो जमीन नापने और रिकॉर्ड रखने का काम होता है, ठीक है। क्या होता है, जमीन नापने और रिकॉर्ड रखने का काम होता है। इसमें अगर हम पटवारी के बारे में बात करें, पटवारी का क्या काम होता है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। अलग अलग राज्यों में जो है इसको यानी कि अलग अलग राज्य में पटवारी है, ये इसको सही से लिखते हैं अलग अलग राज्य में जो है इसका जो है अलग अलग नाम से इसे पटवारी को जाना जाता है। कहीं पे इसे पटवारी कहते हैं तो कहीं पे इसे लेखपाल कहा जाता है, तो कहीं पे इसे कर्मचारी कहते हैं, तो कहीं पे इसे ग्रामीण अधिकारी कहते हैं, तो कहीं पे इसे कानून गो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं, अगर राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी की बात करें, राजस्व विभाग के अगर प्रमुख अधिकारी की बात करें, सबसे ऊपर जो होता है वो कौन आते हैं, जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आते हैं। सबसे ऊपर कौन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आते हैं, यानी कि जिला कलेक्टर के ही सहायता करने के लिए इसे इसे सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं, यानी कि जिला कलेक्टर के लिए। यानी कि जिला कलेक्टर के देखिए सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर जो आएगा आपको जिला अधिकारी, ठीक है। इसके नीचे आएगा आपको तहसीलदार, ठीक है। यानी कि भारत के सभी राज्य में देखिए भारत का जो सभी राज्य है वो जिले में बटे हुए हैं, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि भारत का सभी राज्य किसमें यानी कि जिले में बटे हुए हैं। तो जमीन से जुड़े मामले की व्यवस्था के लिए जो है इन जिलों को और भी छोटा खंडों में बांट दिया जाता है, जिसे कि हम उपखंड यानी कि उपखंडों के कई नाम से जाने जाते हैं। कहीं पे यानी कि कोई तहसीलदार कहते हैं इसे, या कोई तालुका कहते हैं, तो ये तो आप जानते हैं। सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर आता है जिला अधिकारी, ठीक है। सबसे ऊपर क्या आता है, जिला अधिकारी। उसके बाद यानी कि इसके नीचे जो आएगा, इसके नीचे कौन आएगा, तहसीलदार आएगा, ठीक है। और ये तहसीलदार जो है ये पटवारी के काम का निरीक्षण करता है, यानी कि इसके नीचे कौन आएगा, हम कह सकते हैं ये जो है तहसीलदार का काम क्या होता है, जो पटवारी जो काम करते हैं उसका निरीक्षण करना उसका काम होता है। और ये भी सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड को सही ढंग से रखा गया है कि नहीं, यानी कि पटवारी के काम का निरीक्षण करता है और ये सुनिश्चित भी करते हैं कि रिकॉर्ड को सही ढंग से रखा गया है। और ये भी देखा जाता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की जो नकल है, जो कॉपी है, वो आसानी से उसे मिल सके, ठीक है। तो भू राजस्व के बारे में आप अपने बुक को इसके बाद जो है आप जब भी क्लास करिए उसके बाद अपने बुक को रीड जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप बुक को रीड नहीं करेंगे आप ठीक से
आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल नहीं रहेगा। आप क्लास करने के बाद आप एक बार बुक को जरूर रीड कर लिया कीजिए, जिससे कि आपके लिए और भी अच्छा होगा समझने के लिए, और भी बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। तो हम क्या कानून व्यवस्था के बारे में बात कर ही लिए हैं, हम क्या भू राजस्व रिकॉर्ड के बारे में बात कर ही लिए हैं कि पटवारी का काम क्या होता है, जमीन का रिकॉर्ड रखना होता है, यानी कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। पटवारी का मुख्य काम जो है वो यही होता है कि जमीन का रिकॉर्ड रखना और उसे नापना। अलग अलग राज्य में इसको हम बता ही थे कि अलग अलग नाम से जाना था, कहीं पे लेखपाल, कहीं पे कर्मचारी, ये सब बात हम आपको बता ही दिए हैं। जमीन का नक्शा बनाना, यानी कि जमीन के झगड़े में मदद भी करते हैं। अगर दो लोग में जमीन को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो पटवारी का काम ये भी होता है कि रिकॉर्ड दिखाकर बताता है कि जमीन किसका है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि किसी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि नहीं ये जमीन जो है इसके बीच में, यानी कि इतना सा जमीन है, कोई कह रहा है कि इतना बड़ा जमीन है टोटल, मान लीजिए कोई कह रहा नहीं मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा होगा, कोई कह रहा नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा होगा। तो इस बात पे अगर झगड़ा हो रहा है तो पटवारी का काम होता है कि उसे जमीन का रिकॉर्ड दिखाना, जो कहाँ से कहाँ एग्जैक्टली किसका कहाँ है। तो बल्कि अवसरते पटवारी काम ये भी होता है सरकार को उगने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी भी देता है। आपको हम बता ही दें कि तहसीलदार के अंदर पटवारी का काम यानी कि काम आता है, यानी कि तहसीलदार के अंदर ही पटवारी काम करता है। तहसीलदार जो है पटवारी के ऊपर के अधिकारी होते हैं, और तहसीलदार के ऊपर कौन होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं। ठीक है। ये सब किस लिए क्या आता है, इसलिए कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ठीक से चलता रहे, इसके लिए ये सब यानी कि इसके लिए जो है इसका सब डिवीजन किया जाता है। पटवारी का काम क्या होता है बताइए कि लगान वसूलना भी जो है काम जो है वो पटवारी का ही। राजस्व वसूली में पटवारी सबसे अगली पंक्ति का कर्मचारी होता है, यानी कि रेवेन्यू वसूली करने के लिए। हाँ, एक बात और कि पटवारी की अगर मतलब सिस्टम, इस सिस्टम की अगर बात करें हम, पटवारी के सिस्टम को सबसे पहले जो है शेरशाह सूरी ने लागू किया था। बाद में इसे जो है अकबर ने और बेहतर तरीके से मतलब इस सिस्टम को तैयार किया। प्रत्येक पटवारी गांव के एक समूह के लिए जिम्मेदार होते हैं, और वो गांव के यानी कि अभिलेखों का रखरखाव करते हैं, कह सकते हैं आप। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत है इसमें समझने की। एक चीज़ और आपको जो समझने की ज़रूरत है वो है आपकी बुक में राजस्व विभाग के बारे में आप समझ ही गए हैं। पुलिस थाने के क्षेत्र के बारे में हम बता ही दिया है। पुलिस थाने में होने वाले काम क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बात कर ही लिए हैं। आगे हम बात करेंगे एक नया कानून, यानी कि हिंदू अधिनियम धारा 2005। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के बारे में अगर हम बात करें इस टॉपिक पे, ये आप नोट कर लीजिए। ये कुछ धारा 2005, अगर इसके बारे में हम बात करें हिंदू अधिनियम धारा 2005 के बारे में, तो ये क्या है देखिए। 2005 में ये बना कानून है जो कि पुराने कानून को, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1996 में जो लागू था उसी को यानी उसी में बदलाव किया गया। ठीक है, उसी में क्या क्या बदलाव, यानी कि इसका मुख्य काम उद्देश्य था कि यानी कि इसका जो बदला, या देखिए उत्तराधिकार यानी कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 जो है ये 1996 को बदल के, यानी कि उसमें बदलाव कुछ किया गया। जैसे कि पहले था कि जो यानी कि पहले ऐसा था कि जो मतलब अगर पिता है, पिता की यानी कि पिता की संपत्ति में अधिकार जो है वो सिर्फ पुत्र का होता था, यानी कि उसी को सिर्फ उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन इसे 2005 में इसे चेंज कर दिया गया। 2005 में ऐसा हो गया कि उसमें पुत्र के साथ साथ बच्चे का भी, यानी कि पहले लड़कियों का अधिकार, महिलाओं का अधिकार नहीं होता था संपत्ति में, लेकिन 2005 में उसे, यानी कि 1996 वाले को उसे बदल के 2005 में उसे चेंज किया गया। उसमें यानी कि संशोधन किया गया उसमें किया गया कि महिलाओं को, यानी कि महिलाओं और बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार देना शुरू, यानी कि उसमें व्यवस्था जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही व्यवस्था था कि यानी कि महिलाओं, यानी कि पत्नी जो, यानी कि पुरुष की पत्नी है उसको भी उसमें अधिकार मिलेगा उसकी संपत्ति में, उसकी जो बेटी है सब बराबर के, बेटी भी जो है यानी कि बेटा के साथ साथ बेटी भी उसके बराबर के अधिकारी होंगे संपत्ति में अधिकार लेने के। ठीक है, उसी में क्या गया, यानी कि 1996 वाले को
उसी में जो है संशोधन किया गया 1905 में, उसी बदलाव कुछ कानून यानी कि पुराने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में 1996 में बदलाव किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देना था। ठीक है, तो अब हम आपसे यही कहेंगे कि आप एक बार जरूर अपने इस चैप्टर को एक बार पढ़िएगा और आप फिर इसे जो है यानी कि रिलेट कर पाएंगे अपने पढ़ाई वाली चीज़ों से। ठीक है, फिर अब ज़्यादा ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके जो है एक यानी कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 सॉरी, इसको भी आप पढ़िएगा। ठीक है, इसे भी आपको एक कहानी से बताया है। तो चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये क्लास जो है आपके लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपके लिए क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में।